एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मंतसा जब अमेरिका से वापस आई तो सबसे पहले वो मेरे घर आई थी। उसके गोद में एक बहुत ही प्यारा सा बेटा था। उसने आते ही पूछा, क्या माँ, आपने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? क्या आपने और चाचू ने मियाँ बीबी की तरह रहना शुरू किया या नहीं? मैं जानती हूँ यह आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। आगे भी तो तुम दोनों को ही जिंदगी बितानी है और जिंदगी बहुत लंबी है। क्या चाचू को इस तरह अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी? क्या आप उनके बारे में कुछ सोचोगी या नहीं? मैंने मंतसा को तसल्ली दिलाई और कहा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अब तेरे चाचू भी पहले जैसे नहीं हैं। मैं और उन्होंने दोनों ने हालात से लड़ना सीख लिया है और हम दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया है। अब तुम सुनाओ कि तुम कैसी हो? वैसे तो मेरी बेटी बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने हमें एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। उसने कहा कि ठाकुर को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस वजह से हम दोनों को जल्दी से आना पड़ा। अब बुरे काम का बुरा नतीजा तो होगा, अपने किए की सजा तो मिल ही गई। ये कहानी बड़ी दर्दनाक है। किस्मत हमें उस मोड़ पर ले आती है जब हम बेबस हो जाते हैं, वह भी इस कदर की हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरों के इशारों पर सर झुकाना पड़ता है। हमारी कोई भी मर्जी या हमारा कोई हक नहीं होता। आज भी मैं उस मोड़ पर खड़ी हूँ। मेरे सामने 15 साल का लड़का है जिसे मैं कल तक भाई समझती थी, और आज वह जिस निगाहों से मुझे देख रहा है, दिल चाहता है कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं बेबस की सरहद पार पे हूँ। मुझे अपने आप उसके हवाले हर सूरत में करना ही है। चाहे मैं रोऊं या चीखूं चिल्लाऊं, मगर कोई मेरी फरियाद नहीं सुनेगा। मैं 24 साल की हूँ और वो मुझसे लगभग आधी उम्र से थोड़ा ज्यादा है, यानी 15 साल का है। वह मुझे देख रहा है और मैं अपने अंदर न मालूम कितने जंगे लड़ रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं कितना भी कुछ कर लूँ, किसी से शिकायत कर लूँ, मुझे उसी के रहमो करम पर झुकना पड़ेगा। मगर क्यों? क्योंकि जवाब के लिए आपको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। मुझे बताइएगा, कसूर किसका था? मेरा नाम तबस्सुम है। मैं एक बक्सर नाम गाँव में रहती हूँ। जब मैं जवान हुई, मेरे अब्बू को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। आदिल हमारे ही गांव का गबरू जवान था। वह टुकटुकिया चलाता था। मैं एक आधी बार उसके टुकटुकिया में अपनी माँ के साथ बैठ चुकी थी। मैंने गौर किया, वह सामने के शीशे से मेरी तरफ देख रहा था। औरत अपने ऊपर उठने वाले हर नजर पहचानती है। मैंने आदिल के निगाहों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी। फिर एक दिन उसकी माँ हमारे घर चली आई। उसके गोद में एक 3 साल का गोल मटोल बच्चा था। बच्चे का नाम फरियाद अली था और वह आदिल का छोटा भाई था। उसकी माँ ने बताया वह आदिल से पूरे 16 साल का छोटा है। बहुत मिन्नत मिरादों के बाद ये दूसरा बेटा पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम फरियाद अली रखा गया। लेकिन फरियाद की पैदाइश के 2 साल के बाद उसके अब्बू की मौत हो गई। अब आदिल पढ़ाई छोड़कर घर का खर्च पूरा करने के लिए टुकटुकिया चलाता है। वह आदिल के लिए मेरा रिश्ता लेकर आई थी। मैं उस दिन बहुत खुश थी। हम गरीबों के घर मेहनत मजदूरी करने वाले का रिश्ता आना भी किसी नियमत से कम नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये थी कि आदिल के गांव के ठाकुरों में भी उनकी बहुत इज्जत थी और मैं भी अपनी सहेलियों से इतराई इतराई फिर रही थी। फिर वह दिन भी आ गया जब आदिल मुझे दुल्हन बनाकर अपने घर ले गया। उसका घर भी हमारे घर की तरह छोटा था, मगर मैं समझती थी जिस जगह पर मोहब्बत हो वहाँ पर सुहाना ही हो जाता है। पहली रात के बारे में लड़कियां बहुत ख्वाब बुनती हैं। मैं भी उस रात के बारे में बहुत सोचा था। मैं बेहद खुश थी, लेकिन मेरी खुशी शायद कुछ पलों की ही थी। बस एक पल और सारी ख्वाहिशात, सारी खुशियां मलियामेट हो चुकी थी। उस रात जब आदिल मेरे पास आया, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वह करीब हुआ, मुझे उससे अजीब सी बू आई। उसकी आंखें लाल रंग की थी और उसे कोई होश नहीं था कि वह क्या कह रहा है, उसे क्या कहना चाहिए, क्योंकि वह शराब के नशे में धुत था और उसी नशे में उसने जिंदगी की दर्दनाक की पहली रात की शुरुआत की थी। सुबह होने तक मुझे लगा मेरे अंदर की तरन्नुम की मौत हो गई है और ये जो बहुत हैंडसम सा लड़का नजर आ रहा है वह सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। वलीमा में मेरी सहेलियां मुझसे मुँह दिखाई की तोहफे का पूछ रही थी और मैं मेकअप के लीपा पोती के नीचे नील सा चेहरा लिए उनको झूठी मुस्कुराहट के साथ उनको तसल्ली देती रही। उस दिन मेरी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। इस दौर के हर दरवाजे पर
सिर्फ दुख ही दुख था। आदिल की अम्मा हमारी शादी के कुछ सालों तक जिंदा रहीं और उनके जाने के बाद मैं बेहद तनहा हो गई। वहाँ पर 3 साल के फरियाद की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई थी और दूसरी तरफ भी मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। आदिल का भी अब वही चाल चलन था। वह सारा दिन टुकटुकिया चलाता था, शाम को ठाकुर के दलान में चला जाता। वहाँ शराब की महफिल जमती थी और वह रोज ही शराब के नशे में घर आता। जरा जरा सी बात पर मुझे डांट कर रख देता। फरियाद ने अब बातें करना शुरू कर दी। वह मुझसे अटैच भी बहुत था क्योंकि मैं बिल्कुल माँ की तरह उसका ख्याल रखती थी। अब जब आदिल मुझ पर हाथ उठाता था तो वह अपनी कमजोर सी आवाज में नहीं नहीं कहता और जाकर उसका हाथ रोकने की कोशिश करता। ऐसे भी वह मुझे बहुत प्यारा लगता था। यूं लगता था जैसे भरी दुनिया में बस यही मेरा अपना है जो मुझे हर दुख हर परेशानी से बचाना चाहता है और मेरे जुल्म का बदला भी लेना चाहता है। फिर एक दिन आदिल मुझे मार मार कर अधमरा करके खुद गालियां देता हुआ घर से बाहर चला गया। जब फरियाद ने मुझे बेहोश देखा उसने साथ वाली पड़ोसन को बुला लिया। उस पड़ोसन ने मुझे इस हाल में देखा तो जल्दी अस्पताल लेकर गई। उस दिन मेरी बेटी मंतसा की पैदाइश हुई। मंतसा गोल मटोल पिंक कलर की नीली आंखें बेहद खूबसूरत बच्ची थी। फरियाद ने उसे अपनी गोद में लिया। मैंने उसे बताया ये तुम्हारी भतीजी है, तुम उसके चाचा लगते हो। वह इस उम्र में नहीं था कि रिश्ते की समझ होती, मगर मेरी हर बात पर सर हिला देता। आदिल को जब पता चला कि उसके घर बेटी हुई है तो वह अस्पताल में मुझे लेने आया। सबसे हैरानी की बात यह थी उसके हाथ में फ्रूट की पन्नी और बच्चे के लिए कुछ चीजें थीं। उसने मुझसे पिछले सभी लड़ाई झगड़ों के लिए माफी मांगी और कहा अब मैं कभी शराब पीकर घर नहीं आऊंगा, ना ही वह मुझ पर हाथ उठाएगा। मेरी बेटी मंतसा मेरे लिए खुशकिस्मत थी। उसके पैदा होते ही आदिल में एक अच्छा बदलाव आया था। फरियाद भी अपने भाई को देखकर बेहद खुश हुआ क्योंकि वह मेरे साथ नरमी से बात करता। उस दिन हमारे घर में खुशियां ही खुशियां थी। आदिल कभी अपनी बेटी के साथ खेलते, कभी मुझसे खाने के बारे में पूछते। उसने मेरे सामने वादा किया वह कभी भी ठाकुरों के दलान पर नहीं जाएगा। उसने सारे बुरे कामों से तौबा कर ली। आदिल ने अब फरियाद को स्कूल में दाखिला करवा दिया। उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था, इसलिए गांव के सरकारी स्कूल के बजाय शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। अब मैं मंतसा के साथ बिजी रहती। फरियाद स्कूल से आता, उसके छोटे मोटे काम करती। आदिल अब शाम होते ही घर आ जाता। फिर वह मंतसा के साथ खेलता रहता तो मैं खाना बना लिया करती। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी कि उस दिन ठाकुरों का एक खास आदमी आदिल को बुलाने आया। आदिल मुझसे बिरयानी की फरमाइश करके खुद उसके साथ ठाकुरों की बात सुनने गया। मैं खाना बनाकर काफी देर उसका इंतजार करती रही मगर वह नहीं आया। उस रात मैंने खाना नहीं खाया। बच्चों को सुलाने के बाद परेशानी के आलम में बैठी रही कि आदिल अब तो बदल गया था। अल्लाह खैर करे, अब क्या होने वाला है। ठाकुर के लोगों ने कोई उसे नुकसान ना पहुंचा दिया हो, इसी सोच में रात का 1 बज गया। मेरा इंतजार खत्म नहीं हुआ। मुझे अजीब सा बहम होता रहा और अलग अलग सोच आता रहा कि न जाने क्या होने वाला है। इसी सोच में रात के 2 बजे का वक्त था। दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मैंने बेताबी से दरवाजा खोला, लेकिन उस वक्त मैं हैरानी का ठिकाना न रहा जब आदिल ने लड़खड़ाते हुए अंदर कदम रखा। वो फिर से शराब पीकर आया था। मैंने उसको अपना वादा याद दिलाया। उसने कहा था वह कभी शराब नहीं पिएगा। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। वह सोने ही लगा था मगर मैंने उस पर जोर दिया। अब तो उसकी बेटी है, अपनी बेटी के खातिर बदला था। उस बेटी का कोई एहसास है या नहीं? उसने मुझे घूर कर देखा। शराब के नशे में वह अपनी पुरानी आदत पर आते हुए मुझे मारने लगा। एक बार फिर किस्मत के हाथों और आदिल के हाथों मार खा रही थी। मैं दोनों तरफ से बेबस थी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी वह काली रात शुरू हुई जिसकी सुबह का इंतजार मुझे इस मोड़ पर ले आया जो मैंने आप लोगों को कहानी के शुरुआत में बताया था। उस दिन के बाद अगले आने वाले कुछ दिनों में मुझ पर ऐसे ऐसे जुल्मों और दुखों के पहाड़ टूटे। उनको सहन करते हुए कई दिनों तक बीमार रही। उस दौरान मेरी बेटी को भी फरियाद अपने नन्हे मुन्ने हाथों से संभालता रहा। मेरा दिल बहलाने का काम करता रहा। आदिल के बारे में जो बातें मुझे पता चली उन्होंने मेरी अंतर आत्मा तक हिलाकर रख दिया। आदिल ना सिर्फ शराब पीने की गंदी लत में पड़ा था बल्कि उसकी सबसे गलीज हरकत जो मेरे सामने आई थी उसने मुझे अपनी निगाहों में भी गिरा दिया था।
क्योंकि अब आदिल शराब पीकर आता था तो मुझे मारता नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा बातें करता था। उसके मार पीट से तो मेरा जिस्म जख्मी होता था, मगर आज उसकी बातों से मेरी आत्मा छलनी छलनी होने लगी। काश ये सब सुनने के बजाय मैं अपने कानों के पर्दे फाड़ देती, मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं उसकी बीवी थी और एक अच्छी बीवी होने के नाते मुझे ये फर्ज सारी जिंदगी निभाना था। आदिल ठाकुरों के शिकंजे में था या फिर ठाकुर उसके पंजे में थे, ये कहना मुश्किल था। आदिल टुकटुकिया चलाता और उसके टुकटुकिया में स्कूल कॉलेज की लड़कियां भी शहर पढ़ने जाती। जब भी कोई अकेली मासूम लड़की उसके टुकटुकिया में बैठती तो वह बड़ी चालाकी से उसे बहला फुसलाकर ठाकुरों के डेरे में ले जाता और वहां पर ठाकुर उस मासूम लड़की की जिस्म को तार तार करते। फिर ये लोग दलाल बनकर उस लड़की को बाजारे हुस्न जैसी गंदी जगह पर बेच आते। वह ये काम ऐसे राजदारी से और खामोशी से कर रहे थे कि दीवारों तक को पता नहीं था। जब हमारी जिंदगी में मंतसा आ गई तो शायद आदिल को एहसास होने लगा कि उसकी भी एक बेटी है। अब उसे इस धंधे में नहीं पड़ना चाहिए, मगर क्या कहते हैं कि कीचड़ से हम जान छुड़ाना भी चाहें वह हमारे साथ ही लिपट जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही आदिल के साथ हुआ था। ठाकुर के मुंह जो आदत लग चुकी थी वो कैसे जाती। अगर पहले दिन से ही आदिल अपनी रजामंदी से लड़कियां उन्हें सप्लाई कर रहा था तो अब शायद मजबूरी में ही सही, लेकिन वह इस काम को छोड़ नहीं सकता था। वह ये भी जानता था ये ऐश और आराम ठाकुर की दी हुई रकम के पैसों से ही, वरना रात भर शराब पीने के बाद सुबह टुकटुकिया चलाकर किस तरह कमाई होती है। अब मुझे आदिल से घिन आती थी। जैसे जैसे मंतसा बड़ी हो रही थी वो बेहद प्यारी लगती। मैं उसे देखती तो डर जाती। मुझे लगता कहीं उसको अपने बाप के कर्मों की सजा न मिल जाए। मेरी ये सोच रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। फरियाद भी बड़ा हो रहा था। उसकी कोई भी आदत अपने बड़े भाई पर नहीं गई थी। वो बेहद प्यारा और अपने काम से काम रखने वाला खामोश तबीयत का लड़का था। इधर मैंने आदिल को उसके हाल पर छोड़ दिया। दिन इसी तरह गुजर रहा था, यहाँ तक कि फरियाद अब 15 साल का हो गया। मेरी बेटी मंतसा 12 साल की हो गई। फरियाद कदकाठी में काफी लंबा था। वह अपनी माँ से उम्र में बड़ा लगता था। जे भाभी कहा करता। मंतसा उसे चाचू के बजाय भाई कहती थी और वह हम दोनों माँ बेटी का बहुत ख्याल रखता था। मेरे लिए वो बिल्कुल मंतसा जैसा ही था। उसको मैंने अपनी औलाद बनाकर पाला था। अब मुझे आदिल की परवाह नहीं थी। उसका तो रोज का वही आदत था। मैंने खुद को इन परेशानियों और फिक्र से आजाद कर दिया था। उन्हीं दिनों हमारी जिंदगी में फिर से एक तूफान आई। सब कुछ मलिया मेट हुआ। हम तीनों की जिंदगियां खाक में मिल गई। उस दिन आदिल की टुकटुकिया पर एक बेहद खूबसूरत और तन्हा लड़की बैठी, जिसका हुस्न देखकर आदिल की नीयत खराब हो गई। उससे कहने लगा, इस तरफ से सड़क ठीक नहीं है, वह दूसरे रास्ते से होते हुए वह उसके घर पे छोड़ आएगा। वह उसे लेकर ठाकुर के दलानी में, जो कि नहर के किनारे था, उसे कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, उसकी टुकटुकिया थोड़ी सी खराब हो गई है, वह ठीक करके तुम्हें घर छोड़ाएगा। वह सीधा ठाकुर के पास हवेली में आया और उसने लड़की के बारे में ठाकुर को बताया। जब वहाँ दलानी में ये शैतानी खेल खेला जा रहा था, तभी मेरे दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर साथ वाले गांव के ठाकुर और उनके आदमी थे। उन्होंने मुझसे आदिल के बारे में पूछा। मैंने कहा, वह तो टुकटुकिया लेकर गया है, लेकिन उनके अंदाज से ही मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। पूछने पर मालूम हुआ आदिल के टुकटुकिया पर साथ वाले गांव के ठाकुर साहब की बेटी बैठी हुई थी, लेकिन वह अभी तक घर नहीं पहुंची। ये बात उन्हें गांव के दूध वाले ने बताई थी कि ठाकुर साहब की बेटी टुकटुकिया में बैठकर गई थी। अपने शौहर का ये कारनामा सुनकर मैंने दिल थाम लिया। मैं जानती थी वह लड़की कहाँ होगी और उसके साथ क्या हो रहा होगा, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वहाँ गली से एक आदमी गुजर रहा था। हमारे घर के बाहर लोगों का भीड़ देखकर रुक गया और पूछने लगा कि क्या हुआ है। ठाकुर के बंदों का असल बात पता चलने के बाद वह आदमी कहने लगा, आदिल का टुकटुकिया उसने ठाकुर के दलानी के तरफ नहर के पास जाते हुए देखा था और उसके टुकटुकिया में एक लड़की बैठी हुई थी। ये सुनते ही ठाकुर और उसके आदमियों ने जल्दी दलानी के तरफ दौड़ लगा दी। मैं दरवाजे को थामी बैठी सोचने लगी, अब क्या होने वाला है। फरियाद स्कूल से आया, मुझे इस तरह परेशान देखकर पूछने लगा, क्या हुआ है। मैंने बताया तो वो मुझे तसल्ली देने लगा। एकदम मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया।
मंतसा भी भाग कर आई। फरियाद ने मुझे उठाकर अपने कमरे में लिटा दिया और दूसरे तरफ पूरे गांव में शोर मच गया। जैसे ही ये खबर ठाकुर तक पहुंची, उन्होंने लड़की को वहीं छोड़कर भागने की सोची। जब साथ वाले गांव का ठाकुर वहां पहुंचा, उसकी बेटी दरिया में डूब रही थी, लेकिन उसे जल्दी उसके बाप के आदमी ने बचा लिया। अब वह ठाकुर और आदिल को ढूंढने लगे। ठाकुर तो इस मामले से ही दूर हो गए, मगर बदकिस्मत से आदिल उनके हाथ आ गया। उन्होंने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए उसका भेजा उड़ा दिया। आदिल वहां मौका पर ही दम तोड़ दिया और मैं विधवा हो गई। अब ठाकुर ने पंचायत बिठाई, जिसमें 2 बड़े फैसले होने वाले थे। गांव का रिवाज यही था कि जो आदमी किसी के बेटी की इज्जत खराब करे, बदले में उसकी बेटी को बलि चढ़ना पड़ता है, यानी वह दूसरे पीड़ित ठाकुर को दे दी जाती है। अब वह उसे जैसे चाहे उसके साथ सलूक करे, चाहे तो उसे मार दे, चाहे सारी जिंदगी नौकर और रखेल बनाकर रखे, या फिर उससे निकाह कर ले। पंचायत में मेरी 12 साल की बेटी को कुर्बान कर दिया। मुझे छीन कर साथ वाले गांव के ठाकुर को दे दिया गया। वह इसे लेकर जा रहा था और मैं बेबस होकर देखती रही। मेरी मासूम बेटी रोती रही, चिल्लाती रही, कहती रही, मेरा क्या कसूर है, बाप की सजा मुझे क्यों दी जा रही है। मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। सब लोग उसे लेकर चले गए। मैं ये सब देखकर सुन थी। अचानक मेरी जिंदगी का एक और फैसला हो गया। ऐसा फैसला इसके बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं था। वह भी हमारे गांव का रिवाज था। जिस औरत का शौहर मर जाता है, उसकी शादी शौहर के छोटे भाई से करा दी जाती है। फरियाद, जिसे मैंने हमेशा अपना छोटा बेटा समझा था, मैं किस तरह उससे शादी कर सकती थी। मैंने बोलना चाहा, मगर वहां बैठे मर्दों ने मुझे चुप करवा दिया। जबकि फरियाद बहुत चीखता चिल्लाता रोता रहा कि मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ है। मैं किस तरह अपनी माँ से शादी करूं? खुदा के लिए मुझे जान से मार दो, मगर इतनी बड़ी सजा मत दो। हम दोनों की पुकार किसी ने ना सुनी और पंचायत ने हमें मियाँ बीबी बनाकर ही दम लिया और रवाना किया। आदिल तो चला गया, मगर उसके जाने के साथ हम सब की जिंदगियां सूली पर लटक गई। मेरी जान से प्यारी बेटी मंतसा को बाप के किए की सजा मिली, वहीं मैंने अपने बेटे जैसे देवर को खो दिया। हमारे बीच रिश्ता बदलते ही ऐसी खामोशी छा गई कि दूसरे को बताना भी मुश्किल था। हम एक घर में रहते, मगर अजनबियों की तरह थे, एक दूसरे से नजर नहीं मिला पाते थे। दूसरी तरफ ठाकुर मंतसा मेरी बेटी को घर ले गया। वहां ठाकुर की माँ ने उसे देखकर ठाकुर को उसके पास जाने से मना कर दिया। शायद वह उसकी माँ की कोई नेकी थी जो मेरी बच्ची के सामने आ गई थी। वह अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता था। ठाकुर की माँ ने मंतसा को अपने कमरे में रख लिया और फिर उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया। वह स्कूल में पढ़ाई भी करती, उसकी माँ की सेवा भी करती। इस तरह 3 साल बीत गए। मंतसा 16 साल की हो चुकी थी। एक दिन ठाकुर का बेटा अमेरिका से अचानक अपनी पढ़ाई पूरी करके आ गया। उसने घर वालों से मंतसा के बारे में पूछा। जब उसे पूरी बात मालूम हुई, उसने कहा कि वह इस लड़की से शादी करना चाहता है। ठाकुर ने कहा, ये मुमकिन नहीं। अगर तुम इसे वैसे कोई ताल्लुक रखना चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, मगर तुम इसे बीवी नहीं बना सकते। यहाँ पर भी ठाकुर की माँ सामने आ गई। उसने ठाकुर को खरी खोटी सुनाते हुए ठाकुर के बेटे की शादी मंतसा से करवा दी। जिस दिन उसकी शादी हुई, उसी दिन ठाकुर की माँ इंतकाल कर गई। जाते हुए वो मेरी बेटी को अच्छे हाथों में सौंप गई थी। मंतसा का शौहर उसे बहुत प्यार करता, उसकी जिंदगी की हर खुशियों का पूरा ध्यान देता। अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी की किस्मत मेरी जैसी नहीं थी। फिर एक दिन मंतसा मेरे घर आई। वह हनीमून पर अमेरिका जा रहे थे। उसका शौहर मुझसे बहुत इज्जत से मिला। मुझसे कहने लगा, हम हमेशा मिलते रहेंगे। मंतसा जाते जाते मुझे कह गई थी, मम्मी आप भी फरियाद चाचा को दिल से कबूल कर लीजिए, मियाँ बीबी की तरह रहना शुरू कर दो। मैं नहीं जानती थी ये मेरे लिए किस कदर मुश्किल था, मगर मेरी बेटी ने पहली बार कोई फरमाइश की थी। वह मुकम्मल मोहब्बत करने वाली फैमिली चाहती है। उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने अपने दिल को राजी कर लिया। अब मैं फरियाद के साथ जानबूझकर वक्त बिताना शुरू कर दिया। वह बौखला कर रह गया, मगर मैं भी हिम्मत ना हारी। शुरू में वह थोड़ा घबरा गया, मगर फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर एक दिन मैंने उसे अपने दिल की हर बात बता दी। मेरे हालात सुनकर उसकी भी आंखें नम हो गई, मगर वो मेरी आंखों में आने वाली आखिरी नमी थी। उसके बाद फरियाद अली ने मुझे कभी उदास होने नहीं दिया। आज भी वह अपनी छोटी छोटी बातों से मुझे हंसाता रहता है। मेरा यूं ख्याल रखता है, एक औरत कितनी परेशानियों और परिस्थितियों से गुजर जाती है,
उसका कोई हिसाब इस दुनिया में नहीं लगा सकता। मैं हर परिस्थिति में अपने आप को साबित कदम रखा और अपने कदम को कभी डगमगाने नहीं दिया। आप लोगों से मेरा सवाल है, अगर आप लोग मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।